देखिए रिपोर्ट पर ध्यान से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने अब तक ये सीखा कि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन है उसे 3 एक्टिविटीज में बांटा गया है, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। इसमें से हम इन्वेस्टिंग का एक क्वेश्चन करते हैं। ऑपरेटिंग करा सर, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो जरूरी है उसके रिगार्डिंग कोई भी कैश आए या कोई भी कैश जाए तो वो लिखा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इतना हमने पढ़ा। अब प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने बैठेंगे जब, तो ये एक काम 300-400 पेज का खींचा है। वजह क्या देखिए सर, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ध्यान से देखो, मतलब 99% खर्चे नॉर्मल खर्चे ही होते हैं। कोई आपसे मैं घर के खर्चे पूछूं डेली के, मतलब पूरे महीने में खर्चा कौन कौन सा होता है, तो सिर्फ 1-2% ऐसे खर्चे होंगे जो स्पेशल इसी महीने हुए हैं। बाई चांस कहीं दूर चले गए थे, बाई चांस कहीं घूमने चले गए थे, बाई चांस शॉपिंग पे चले गए थे, मतलब 1-8% खर्चा ऐसा होता है इसी महीने हो गया रेयर। बाकी 99% खर्चा ऐसा होता है जो रूटीन खर्चा होता है। राशन का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रूटीन खर्चा होता है जो 99% खर्चा होता है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक बड़ी कंपनी की जिसकी अरबों रुपए की टर्नओवर है, उसमें इतने सारे खर्चों की लिस्ट है, इतने सारी इनकम की लिस्ट है, वो सारी लिस्ट हम इसे एक पेज पर बनाना चाहें, एक पेज बनाएंगे भाई, इसमें बहुत लंबे पेज और खिंच जाएगा। और किसी को भी हम, किसी इन्वेस्टर को हम 4-5 से ज़्यादा पेजों का कोई भी हम स्टेटमेंट देते हैं तो किसी के समझ में नहीं आने वाला, किसी के हमारी समझ में नहीं आएगी। तो देखिए उसका तरीका शॉर्टकट निकाला हुआ है। तीनों एक्टिविटी में अगर थोड़ा माइंड अच्छे से लगाना तो वो ऑपरेटिंग है, उसको ज़्यादा अच्छे से टाइम देना है। जो का टेस्ट है पहले, इसे मैं फाइनेंसिंग से पहले ऑपरेटिंग पर ध्यान से समझना है। ध्यान से देखें, डायरेक्ट मेथड मतलब आपको एक P&L दे दिया, ट्रेडिंग P&L दे दिया, उसमें जितने भी कैश की और ऑपरेटिंग के आइटम है उसको छाट करके यहाँ ले लो। एक सिंपल डायरेक्ट मेथड है, मतलब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ही सॉल्व कर रहे हैं, कुछ घुमा फिरा नहीं रहे, कुछ शॉर्टकट नहीं लगा रहे, सिंपल तरीके सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज डायरेक्ट मेथड। ये सबसे इजी होता है लेकिन सबसे लेंथी होता है। मैंने बताया कि इनकम की, एक्सपेंसेस की बहुत लंबी लिस्ट होती है। तो जो हम जो स्टेटमेंट ऑफ P&L सीखा है उसमें हेडिंग 7 है। हेडिंग एक हेडिंग के अंदर तो 50-100 आइटम आएंगे। जैसे अदर एक्सपेंस हो गए, रेंट पेड भी आ गया उसके अंदर, डिस्काउंट अलाउड भी आ गया उसके अंदर, बैड डेट भी आ गया उसके अंदर, कमीशन पेड भी आ गया उसके अंदर। तो कंप्लीट लिस्ट है ही नहीं। और इनमें 99% खर्चे जो है वो ऑपरेटिंग ही, कमीशन पे करना ऑपरेटिंग है, रेंट पे करना ऑपरेटिंग, डिस्काउंट अलाउड करना ऑपरेटिंग है, बैड डेट ऑपरेटिंग, 99% खर्चे ऑपरेटिंग है। वो सारे खर्चे एक पेज पर लिखना ये आसान काम है लेकिन लेंथी काम है। इन्वेस्टर्स को कम पल्ले पड़ पा रहा था, इसलिए दूसरा मेथड इन्वेंट करा, इनडायरेक्ट मेथड इन्वेंट करा। दूसरा मेथड इनडायरेक्ट। समझिए इस चीज में क्या करना है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ट्रेडिंग P&L है, ये सारी इनकम हो गई, ये सारे एक्सपेंस हो गए और फाइनल प्रॉफिट आया है 10 लाख। मान लीजिए इनकम है 30 और एक्सपेंस है 70। टोटल 100 आइटम है इसके अंदर, 30 टाइप्स की इनकम है, 70 टाइप के एक्सपेंस है, सब कुछ माइनस प्लस करके ये नेट प्रॉफिट आया। ठीक, अब इस 30 में से मैं मान लेता हूँ कि 25 जो है वो ऑपरेटिंग है। इन 70 एक्सपेंसेस के अंदर से लगभग 65 एक्सपेंस ऑपरेटिंग। सही है।
अब मैं डैट मेथड अगर सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं 25 इनकम लिखूंगा, उनको जोड़ूंगा, इस 65 एक्सपेंस लिखूंगा, उनको माइनस करूंगा, फिर कैश फ्लो आएगा। मतलब P&L में से छाटना है मेरे को, जो कैश की एक्टिविटी हो, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, उन सभी को लिख देना है पेज पर। अब सुनिए इनडायरेक्ट मेथड क्या है। 10 लाख रुपए स्टार्ट इससे करो तो फाइनल प्रॉफिट दे रखा है। इन एक्सपेंस में से, इन इनकम में से बात करूं मैं, ये 30 के 30 इनकम ऐड हो चुकी है 10 लाख में, लेकिन इसमें से ये 5 जो ऑपरेटिंग नहीं है वो ऐड नहीं होनी थी, वो वाली इनकम माइनस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो 70 एक्सपेंस है, इसमें से 5 एक्सपेंस ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग नहीं है, जो माइनस नहीं होने थे, उनको ऐड करो। सेम ही आंसर आएगा। ये टॉपिक उनमें से है जो एक बार में क्लिक नहीं करता, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ क्लियर करने की। सर डायरेक्ट मेथड का मतलब सारी इनकम को ऑपरेटिंग वाली, सारे एक्सपेंस को, पेमेंट को ऑपरेटिंग वाले, उनको एक पेज पे लिख देना। दिस इज डायरेक्ट मेथड। क्योंकि डायरेक्टली लिख देते हैं, बस कुछ एडजस्टमेंट नहीं करते, कुछ शॉर्टकट नहीं लगाते, इसलिए ना डायरेक्ट मेथड रखा हुआ है। लेकिन इसकी लेंथी होने की वजह से इसकी यूजफुलनेस कम हो जाती है। आपकी मार्कशीट अगर 4 पेज की मिले पेरेंट्स को तो भी समझ में नहीं आएगा, उनको एक शॉर्ट में मिलती है तो समझ में आता। इनडायरेक्ट मेथड इसलिए इन्वेंट हुआ क्योंकि डायरेक्ट मेथड लेंथी था। इनडायरेक्ट मेथड में कर क्या रहे हैं कि फाइनल प्रॉफिट के अंदर सारी इनकम प्लस हो चुकी है, फाइनल प्रॉफिट के अंदर सारे एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं। अब जो ऑपरेटिंग नहीं है उनको रिवर्स कर दिया जाए, जो ऑपरेटिंग नहीं है उनको रिवर्स कर दिया जाए। मतलब इस प्रॉफिट में 30 टाइप्स की इनकम ऐड हो चुकी हैं। उन 30 टाइप्स में 5 इनकम ऐसी जो ऑपरेटिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव, जो इन्वेस्टिंग होता है। फॉर एग्जांपल डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टिंग होता है, क्योंकि ऐड हो चुका है जबकि ऐड नहीं होना चाहिए। तो इन 5 आइटम को माइनस कर दो, माइनस कर दो जो इनकम नॉन ऑपरेटिंग प्लस हो चुकी है ऑलरेडी। इसी तरीके से सर इस प्रॉफिट में से इस 70 टाइप्स के एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं। इन 70 टाइप्स में से 5 एक्सपेंस ऐसे जो ऑपरेटिंग नहीं, जो माइनस नहीं होने चाहिए, तो ऐड बैक कर दो। ऐड बैक कर दिया मैंने वो एक्सपेंस जो नॉन ऑपरेटिंग है। आंसर सेम ही आएगा दोनों तरीकों से। ठीक है जी। डायरेक्ट मेथड नॉट इन सिलेबस। डायरेक्ट मेथड कोर्स में नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड ये कोर्स, क्योंकि प्रैक्टिकली में डायरेक्ट मेथड फॉलो करना होगा। अब इसमें सर टफ क्या है, कि तो आपने बताया कि बड़ा आसान है, तो 70 आइटम की जगह 5 आइटम लिखनी तो आसान हुआ। पता है इसमें टफ क्या है? अब हमें ऑपरेटिंग में वही आइटम लिखनी है जो ऑपरेटिंग नहीं है, क्योंकि हम स्टार्ट फाइनल प्रॉफिट से कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अब हमें आंसर के अंदर इनडायरेक्ट मेथड के अंदर सिर्फ वही आइटम लिखनी है जो ऑपरेटिंग नहीं, क्योंकि अब हम रिवर्सल वाले प्रोसेस से जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सॉल्व कर रहे होते हैं, तो सॉल्व कर रहे होते हैं डायरेक्टली, मशीन बेची पैसा आया लिख दो, मशीन खरीदी पैसा गया माइनस कर दो, सिंपल डायरेक्टली चल रहे हैं। फाइनेंसिंग में ऐसे ही करते हैं, शेयर इशू करे पैसा आया लिख दो, लोन लिया पैसा आया लिख दो, लोन पे इंटरेस्ट दिया पैसा चला गया माइनस कर दो, सिंपल डायरेक्टली। उसमें दूसरे मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं आई? क्योंकि बहुत रेयर होती है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरे साल में 4-5 से ज़्यादा होती नहीं। फिर आप लोगों से पूछा जाए पूरे साल में आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी फैमिली में कितनी करी, कितने घर लिए, कितनी मशीनें बेची, कितना फर्नीचर बेचे? पूरे साल में शायद 1-2 ट्रांजेक्शन नहीं मिलेंगे आप लोग खुद के घर में। ऐसे बिजनेसमैन के पास भी बाबर की मशीन खरीद बेचेगा, बाबर की बिल्डिंग खरीदे बेचेगा, बाबर की फर्नीचर खरीदेगा बेचेगा। तो
तो साल में 4-5 ही ट्रांजैक्शन होती है इन्वेस्टिंग की, इसलिए वो डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व होती रहती है, उसमें कोई सेकंड मेथड की रिक्वायरमेंट ही नहीं आई। सेम चीज़ फाइनेंसिंग पे आ जाती है। पूरे साल में आपसे पूछते हैं पूरी फैमिली में कितना लोन लिया, या कितना लोन चुकाया, या कितने इंटरेस्ट दिया लोन पर, तो पूरे साल में एक दो ट्रांजेक्शन से ज़्यादा ये भी नहीं होती। बिजनेसमैन के यहाँ भी ये थोड़ा हर साल शेयर इशू करता रहेगा, हर साल डिबेंचर इशू करता रहेगा, एक बार शेयर इशू कर ले 20 साल का काम हो गया। तो वो भी 4-5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होती फाइनेंसिंग की, इसलिए उसमें भी सेकंड मेथड इन्वेंट करें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जो समझ लो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में सिर्फ एक ही मेथड है, वो डायरेक्ट मेथड है, दूसरा मेथड है ही। लेकिन ऑपरेटिंग में डायरेक्ट मेथड अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग वाले खर्चे बहुत सारे हैं। तो साल में आपसे पूछा जाए ऑपरेटिंग वाले खर्चे कितने हैं, या आपके रूटीन खर्चे हैं पूरे साल में कितने हैं, तो लिस्ट बनाने बैठ जाओगे तो बड़ी लंबी लिस्ट आ जाएगी। तो आपके पास एक आसान तरीका क्या है, अगर आपके पास फाइनली कितना कैश बचा वो आपके पास अवेलेबल है, उसमें से रिवर्स करते जाओ, वो आइटम तो ऑपरेटिंग नहीं है, तो ईजी पड़ेगा, शॉर्टकट पड़ेगा प्रैक्टिकल लाइफ। अच्छा, एज ए स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड आसान है, क्यों? एग्जाम में तो हमें को 700-800 एक्सपेंस की लिस्ट नहीं मिलती, एग्जाम में तो हमें 5-6 एक्सपेंस की लिस्ट मिलती, और वो हमें लिखना होता तो बड़ी आसानी से लिख देते। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में ये चैप्टर दोबारा आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें दोनों मेथड है। ग्रेजुएशन में दोनों मेथड है, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है कोर्स के अंदर। तो डायरेक्ट बड़ा आसान रहता है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में हमें 400-500 एक्सपेंस वाला क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं, क्वेश्चन मिलेगा 4-5, 10-15 एक्सपेंस वाला, तो बड़े आसानी से एक्सपेंस लिखो माइनस, रेवेन्यू लिखो प्लस, और हो गया सब। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है इनडायरेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपेंस और इनकम की लिस्ट होती है लंबी। सारी कहानी का सर कंक्लूजन क्या निकाला है मैंने कि इनडायरेक्ट मेथड ही ऑप्शन है, डायरेक्ट मेथड कोर्स के अंदर है ही नहीं। पहले 12th में भी दोनों मेथड होते थे, कई साल पहले डायरेक्ट मेथड हटा दिया 12th से, सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के हिसाब से इनडायरेक्ट मेथड कंपलसरी मेथड है। नेट प्रॉफिट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और इसमें जो टफ होने वाली चीज़ है, जो ना समझने वाली चीज़ है, वो यही है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करते टाइम हमें वही आइटम लिखनी है जो ऑपरेटिंग नहीं, और उसकी वजह से प्रॉफिट घट बढ़ चुका है। दो मिनट के लिए दिमाग लगाएं और सोचें पांचों ट्रांजैक्शन में हम क्या करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करते टाइम। क्या प्लस करेंगे, या माइनस करेंगे, या इग्नोर करेंगे। 1 मिनट का समय लगाएं, या तो कॉपी पे आप लिख लें अपना आंसर, या कि करके डिस्कस करता हूँ। जल्दबाजी नहीं करें। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आपको समझ में नहीं आया तो चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको क्लिक कर गया है, समझ में आ गया है, तो चैप्टर आपका 70-80% कंप्लीट हो गया। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग 90% बच्चों का सही हो जाता है, ऑपरेटिंग 90% बच्चों का गलत हो जाता है। 6 मार्क्स अगर कोई रोकेगा इस क्वेश्चन में तो ऑपरेटिंग रोकेगा, तो डबल ट्रिपल टाइम लगाना है इस पर। सोचिए, फोकस करें पांचों ट्रांजैक्शन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करते टाइम, फिर पांचों में से कौन सी आइटम प्लस करेंगे, कौन सी आइटम माइनस करेंगे, कौन सी आइटम इग्नोर करेंगे, ये आपको सोचना है। तसल्ली से टाइम लगाएं, जल्दबाजी नहीं करें। जो ऑपरेटिंग है सब माइनस करेंगे प्लस जो है कुछ नहीं, जो नहीं है, जो ऑपरेटिंग नहीं है उसको रिवर्स करना, माइनस करेंगे जो हो चुका उसका रिवर्स। क्या सीखा सर हमने अभी तक कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करते टाइम सिर्फ और सिर्फ वही आइटम लिखनी है जो ऑपरेटिंग नहीं है। अगर कोई ऑपरेटिंग है तो वो लिखना ही नहीं, ये बात सीखी हमने। उसके बाद क्या सीखा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस, ये चीज सीखी। मतलब उल्टा हो रहा है, एक्सपेंस प्लस हो रहे हैं इस बार, माइनस नहीं हो रहे, और इनकम माइनस हो रही है प्लस नहीं हो रही, क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं हर चीज को। चलिए आते हैं पहले वाले पर, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन।
क्या है, इसकी वजह से प्रॉफिट घट चुका है? यस। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, इस वजह से प्रॉफिट ऑलरेडी घट चुका होगा, क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए अब हम इसको ऐड बैक कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करते टाइम डेप्रिसिएशन ऐड होगा। ध्यान रखिए जी बात। क्यों ऐड होगा? क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट घट चुका है। सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमने कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करने हैं। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बताइए कि कौन सी एक्टिविटी है? ये पांचों थिंग समझ। दिस इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या ये प्रॉफिट की वजह में बढ़ चुकी है कि घट चुकी है? प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका है, इस वजह से अब क्या करें? अब माइनस रिवर्स करना है सर। ये माइनस हो चुका है, रिवर्स कर दिया, प्लस कर दिया। ये प्लस हो चुका है, रिवर्स कर दिया, माइनस कर दिया। कितना आसान। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स, कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? देखिए क्यों, समझे इसको। मुझे बताइए, इशू ऑफ शेयर्स की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा कि घट गया होगा? सर इशू ऑफ शेयर पीएनएल में आता ही कहां है? इशू ऑफ शेयर पीएनएल में आता ही कहां है? ये तो कैपिटल होती है, ये तो ना इनकम होता ना एक्सपेंस होता। पीएनएल में सिर्फ दो ही आइटम मिलेंगी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। और इशू ऑफ शेयर ना रेवेन्यू है ना एक्सपेंस है, तो ये पीएनएल में आएगा ही नहीं। इसकी वजह से ना प्रॉफिट बढ़ा ना प्रॉफिट घटा, तो रिवर्सल की बात ही नहीं उठेगी। इग्नोर इट। इशू ऑफ शेयर इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा जो मैं रिवर्स करूं। मतलब यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सॉल्व कर रहे हैं ना, हम सिर्फ रिवर्स करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट में भैया घट चुका है, ऑपरेटिंग नहीं है, वापस आ। ऐड हो चुका है, ऑपरेटिंग नहीं है, माइनस कर। तो इसको रिवर्स करना, लेकिन जो हो चुका उसे रिवर्स करना, जो हुआ ही नहीं उसे रिवर्स क्यों करेंगे? ठीक है। बताइए कि रेंट पेड कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। प्रॉफिट में से माइनस हो चुकी है, प्लस हो चुकी है, माइनस हो चुकी है, और रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि सही माइनस हुई। रेंट पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होता है, और बिल्कुल सही माइनस हुआ। अब कुछ भी नहीं करना आपको, इग्नोर इट। इसका मतलब सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी इग्नोर करनी है, पक्का इग्नोर करनी है। फाइनेंसिंग भी इग्नोर करनी है, जरूरी नहीं है फाइनेंसिंग इग्नोर करनी है। तो डिपेंड करता है कि पीएनएल में आई है कि नहीं आई। लास्ट, रेंट रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इससे प्रॉफिट बढ़ गया होगा कि घट गया होगा? बढ़ गया होगा। अब क्या करें? माइनस कर देंगे सर, रिवर्स करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसकी वजह से प्रॉफिट घट गया होगा कि बढ़ गया होगा? घट गया होगा। क्यों नहीं घटा होगा भाई? इससे क्या लगता है क्यों नहीं घटा? डिविडेंड पे करने से प्रॉफिट नहीं घटेगा। 10 लाख का प्रॉफिट है, 2 लाख का डिविडेंड दे दी, 8 लाख बचेगा प्रॉफिट। ठीक है, इसकी वजह से प्रॉफिट घट गया होगा ना। अब ऐड क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, ऐड करेंगे इसको। तो देखो यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी इग्नोर करी थी, यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐड करी है। तो ऐसा कुछ रटके मत जाना कि फाइनेंसिंग हमेशा इग्नोर होगा या फाइनेंसिंग हमेशा ऐड होगा, नहीं। रटना है तो ये रटना कि जो चीज पीएनएल के अंदर आ चुकी होगी और ऑपरेटिंग नहीं होगी, उसको रिवर्स तो करना ही करना। प्लस हो चुकी है तो माइनस करेंगे, माइनस हो चुकी है तो प्लस करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? ये वाला क्लियर हुआ? डेबिट वाला सबको पढ़ सकते हैं आगे? अच्छा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब सॉल्व करते हैं तो एक आंसर आता है, जब फाइनेंसिंग सॉल्व करते हैं तो भी एक आंसर आता है, लेकिन जब ऑपरेटिंग सॉल्व करते हैं तो 4 आंसर आते हैं। मतलब ऑपरेटिंग के अपने 4 आंसर, एग्जाम में 4 आंसर चेक किए जाएंगे। एग्जाम में 6 नंबर कब मिलेंगे आपको? जब आपकी ऑपरेटिंग के 4 आंसर सही होंगे, उसमें आप इन्वेस्टिंग का आंसर जोड़ोगे, उसमें आप फाइनेंसिंग का आंसर जोड़ोगे, फिर एक फाइनल आंसर निकालोगे, वो वाला आंसर चेक किया जाएगा आपका। उसके ये 6 नंबर। ऑपरेटिंग में जो 4 आंसर निकलेंगे, जो पहला आंसर होगा
उसी में प्लस माइनस करके दूसरा आंसर आता है, तो दूसरा आंसर होगा, उसी में प्लस माइनस करके तीसरा आंसर आएगा, उसी में प्लस माइनस करके चौथा आंसर आएगा। मतलब अगर पहला आंसर गलत आया तो सारे गलत। तो इसलिए कि एक स्टेप बड़ा ध्यान से उठाना है। करें जी स्टार्ट। बोर्ड पे देखिए ध्यान से। रीडिंग ये चार चीजें बना रहा हूं मैं, तो मैं किस कंपनी का अकाउंटेंट हूं? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, सब पार्टनरशिप में हम सभी चार आइटम बना रहे हैं। इसका रोल क्या होता है? जो वो प्रॉफिट जो पीएनएल कैलकुलेट करके दे रहा है उसे हम अपनी मर्जी से कैसे कैसे बांट रहे हैं अमंग पार्टनर्स, अमंग ओनर्स। ठीक बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मान लीजिए 10 लाख है, नेट प्रॉफिट 10 लाख है। अब इसमें से हमने पार्टनर ए को दे दिया 1 लाख एज अ सैलरी एज अ कमीशन, पार्टनर बी को दे दिया 3 लाख, सी को दे दिया 4 लाख, और उसके बाद बैलेंस सीधी छोड़ दिया हमने 2 लाख। मतलब हम 2 लाख प्रॉफिट बांटा नहीं। अब ध्यान से देखिए, एग्जाम में ना हमें ये वाला अमाउंट अवेलेबल रहेगा और हमें किसका पहुंचना। अब ये चीज़ कंपनी में अगर बात करूं, कंपनीज में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मुझे ये वाला अमाउंट देता है, नेट प्रॉफिट देता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ये 3 चीजें मर्ज नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ये 2 चीजें मर्ज है, उसी के अंदर ट्रेडिंग है, उसी के अंदर पीएनएल है, और उसके अंदर पीएनएल कॉर्पोरेशन नहीं है। पीएनएल कॉर्पोरेशन कहाँ है? नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 किस चीज का होता है बैलेंस शीट में? रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का, नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये वाला काम नोट नंबर 2 के अंदर किया जाता है, पीएनएल कॉर्पोरेशन वाला काम। प्रॉफिट 10 लाख रुपीस गया, मैं ज्यादा नोट कैसे बनता है तो उसमें नहीं, हालांकि हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस मान लो पहले प्रॉफिट 5 लाख, एड करंट ईयर प्रॉफिट 10 लाख प्रॉफिट करंट ईयर का, टोटल 15 लाख रुपए हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। 5 लाख पिछले साल का, 10 लाख इस साल, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 लाख, माइनस इक्विटी डिविडेंड 3 लाख, माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख, तो हमने ये 5 लाख 10 लाख रुपए। एग्जाम में हमारे पास ये अवेलेबल रहेगा, तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें करंट ईयर प्रॉफिट में पहुंचना। क्या करेंगे उसके लिए? इस सारी आइटम रिवर्स कर देंगे, इस सारी आइटम माइनस हो चुकी हैं, सबको प्लस कर देंगे। समझ आ रही है बात? पहला स्टेप होता है हमारा नेट प्रॉफिट तक पहुंचना। नेट प्रॉफिट के लिए हमें ये 3 आइटम ऐड बैक करनी होंगी। अच्छा मुझे बताइए, जो टैक्स पे करते हैं इनकम टैक्स, ये एक्सपेंस है कि नहीं? एक्सपेंस है कि एप्रोप्रिएशन? किसको एप्रोप्रिएशन लग रहा है? वजह सर प्रॉफिट के बाद माइनस होता है प्रॉफिट से। एप्रोप्रिएशन है, एक्सपेंस नहीं। देखिए सर, एप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं? विच इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इनकम टैक्स इज आल्सो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। क्या गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि आपको 5 लाख रुपए टैक्स देना ही पड़ेगा प्रॉफिट होगा ना? प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। ये इनकम टैक्स है, ये एप्रोप्रिएशन। ठीक है, रिजर्व, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। एग्जैक्ट ये 4 आइटम हैं
जो नेट प्रॉफिट के बाद माइनस होती है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो बचा उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, उसमें से इक्विटी डिविडेंड, उसी में से रिजर्व, फिर जो बच जाता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है बैलेंस शीट। तो इसलिए हमें सबसे पहला स्टेप ऑपरेटिंग में रहेगा, इन चार आइटम को ऐड बैक करो, तो जाके क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा। ये हमारा पहला आंसर होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमारा ऑपरेटिंग का पहला आंसर होगा। देखते हैं सर प्रेजेंटेशन, पेज नंबर 227, पेज नंबर 227। अब बताना भूल जाऊंगी, 29 नवंबर को मैंने आप लोगों का टेस्ट रखा है, ऐप पर नोटिफाई कर दिया था मैंने, फिर बट आपको बहाना ना मिले, मैंने तो देखा ही नहीं। 29 नवंबर ट्यूसडे है उस दिन, तो आपके पास 10 दिन का समय है आसानी से तैयारी करने के लिए। 4 चैप्टरों का टेस्ट रखा है कंबाइंड, चैप्टर 4 चेंज इन रेशियो, चैप्टर 5 एडमिशन, चैप्टर 6 रिटायरमेंट और चैप्टर 7 डेथ। थ्योरी नहीं है टेस्ट में, 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हर चैप्टर में से एक। चारों चैप्टर सिमिलर हैं। आप एडमिशन चैप्टर से रिवाइज करना स्टार्ट करना। एडमिशन अगर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया तो बाकी चैप्टर आपके पर जल्दी से हो जाए। रिवीजन के टाइम सबसे मेन फोकस रखना आप रीवैल्यूएशन अकाउंट पर, मतलब ऐसा करना कि सबसे, जैसे आप रिवीजन अकाउंट पहले रिवाइज कर लिया एडमिशन चैप्टर में नोट्स में से, उसके बाद बुक के क्वेश्चन उठा लिए, सिर्फ रिवीजन अकाउंट कंप्लीट कर लिए चारों चैप्टर का। क्वेश्चन अकाउंट का प्रॉफिट गलत हो जाता है तो उसके बाद सब कुछ गलत होता जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सारे क्वेश्चंस के अंदर है, नई कैपिटल को रेशियो में बनाना है, एक क्वेश्चन में कैश अकाउंट के थ्रू, एक क्वेश्चन में करंट अकाउंट के थ्रू, ऐसा दे रखा। आप सभी बच्चों के प्री बोर्ड हैं दिसंबर में, उस पर्पज से मैंने टेस्ट रखा हुआ है कि टेस्ट होगा तो इस बहाने रिवीजन हो जाएगा। तो ध्यान रखें अगले ट्यूसडे को टेस्ट है 4 चैप्टर्स का, हमसे अच्छे से रिवाइज कर लें। वापस आगे जी पेज नंबर 227, फॉर्मेट लिखा हुआ है मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ इनडायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट लाइन में फॉर द ईयर एंडिंग। पर्टिकुलर्स पे आगे जी पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये प्रॉफिट कौन सा वाला प्रॉफिट है, जो सब कुछ काटने के बाद वाला प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, सब कुछ माइनस हो चुका है उसमें हम ऐड बैक क्या कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। ऐड बैक क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व। ऐड बैक क्या कर रहे हैं, डिविडेंड, प्रपोज्ड हो, इंट्रीम हो, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, सारे टाइप्स के डिविडेंड ऐड बैक किए जाएंगे क्योंकि सब माइनस हो चुके हैं। उसके बाद हमारा पहला आंसर है, मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमारा पहला आंसर रहेगा। अच्छा, बुक में क्या है जी, कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया हुआ है, जो पहले वाला आंसर वाला काम है ना, कि वर्किंग नोट में किया हुआ है। फर्स्ट आंसर निकाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या मेन आंसर में निकालने की बजाय वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं और मेन आंसर में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक ठीक है। फर्स्ट आंसर निकालने वाला काम वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं। अगर वर्किंग नोट में करोगे ऑपरेटिंग में पहले नहीं लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर, तो मेन आंसर में भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। जी पहला काम कंप्लीट हो गया। पहला आंसर है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 4 आइटम गिनती के लेनी है, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिजर्व और डिविडेंड, सारे टाइप के। प्रपोज्ड वाला 100 साल के बीच में दिया जाए उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, 2 साल के बाद दिया जाए उसे प्रपोज्ड डिविडेंड कहते हैं, इक्विटी का हो चाहे प्रेफरेंस का हो, सब कुछ हमें ऐड बैक कर लेना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा पहला आंसर आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद हमारे हैं ट्रेडिंग पीएनएल, जो भी मैंने 5 मिनट में बताया ना, 5 आइटम, ये ट्रेडिंग और पीएनएल के अंदर आ चुकी हैं वो आइटम, उनको छाटो। जो ऑपरेटिंग नहीं है उनको रिवर्स करो, ऐड हो चुकी है तो लेस करो, लेस हो चुकी है तो ऐड करो। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स की लिस्ट रखी है जी मैंने, जो ट्रेडिंग पीएनएल में आती है लेकिन ऑपरेटिंग नहीं होती है, इसलिए उनको रिवर्स किया जा रहा है। नोटिस करो आप, एक्सपेंस प्लस हो रहे हैं और इनकम माइनस हो रही है। रीड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये ऑपरेटिंग नहीं होता, प्रॉफिट इस वजह से कट चुका होगा, इसलिए ऐड बैक कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कौन सी एक्टिविटी,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है लेकिन प्रॉफिट से घट चुका है, इस वजह से इसलिए ऐड बैक कर रहे हैं। गुडविल या पेटेंट राइट ऑफ कर दिया, मतलब डेप्रिसिएशन लगा दिया उस पर, प्रॉफिट घट गया होगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ऐड बैक कर रहे हैं। लेस में देख लीजिए, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग है, प्लस हो चुका होगा, माइनस कर रहे हैं। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, प्लस हो चुका होगा, माइनस कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? उसके बाद हमारा दूसरा आंसर आएगा, इसका छोटा सा नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ जी, सर ये लेस में डिविडेंड है वो कौन सा है? ये बिकॉज़ क्या है ना, रिसीव्ड लिखा हुआ, रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड ऑब्लिक रेंट तीनों रिसीव्ड वाले हैं। तो हमारा दूसरा आंसर क्या है सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बताइए सेकंड आंसर तक क्या पोजीशन है समझने की? पहला आंसर निकालने के लिए 4 आइटम प्रेस करी, दूसरा आंसर निकालने के लिए पी&एल अकाउंट की आइटम्स ढूंढी जो ऑपरेटिंग नहीं है, उनको रिवर्स करा, ऐड हो चुका है तो लेस, लेस हो चुका है तो ऐड। नहीं जी, दूसरा आंसर आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब तीसरा आंसर लाने के लिए क्या काम करना, वो मैं आज की क्लास में रटवाऊंगा। 3 से 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे लॉन्ग वाले, तब एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा इसका लॉजिक क्या है। पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे आसान काम ये वाला, लेकिन पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा गलती सी होती है। क्या करना है देखिए, रटवा रहा हूं आपको। करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब करंट लायबिलिटी अगर बढ़े तो आप ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर लास्ट ईयर थे 2 लाख के, अब हैं 3 लाख के, 1 लाख के बढ़ गए, 1 लाख में जोड़ो। क्रेडिटर लास्ट ईयर 3 लाख के थे, अब 2 लाख के रह गए, 1 लाख के घट गए, 1 लाख माइनस कर दो। मतलब करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन मतलब क्या हुआ, करंट लायबिलिटी जिस डायरेक्शन में जाएगी हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, हम अपने आंसर में बढ़ा देंगे, करंट लायबिलिटी घट रही है, अपने आंसर में घटा देंगे। घटवा रहा हूं, अभी लॉजिक कुछ नहीं बताया मैंने अभी, लॉजिक 3-4 क्वेश्चंस के बाद, सही है, लॉजिक इसका भी है। अब आ रहा हूं करंट एसेट पर, नेगेटिव रिलेशन, उल्टा रिलेशन, मतलब करंट एसेट अगर बढ़ रही है तो माइनस करना। सर लास्ट ईयर स्टॉक 5 लाख का था, अब 6 लाख का, 1 लाख का स्टॉक बढ़ गया, क्या करें, 1 लाख रुपए माइनस करो। स्टॉक लास्ट ईयर 10 लाख का था, 8 लाख का रह गया, घट गया, 2 लाख रुपए घट गया, अब प्लस करना, रिवर्स करना है, अपोजिट रिलेशन विद करंट एसेट। जैसे आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है फ्रेंड्स के साथ, जो वो बोलते हैं आप उधर, नेगेटिव रिलेशन भी टीचर्स होता है, जो वो बोलते हैं वो नहीं, उसके रिवर्स। तो आप करंट लायबिलिटी को ऑब्लिक करके आप फ्रेंड लिख सकते हैं, करंट एसेट को ऑब्लिक करके आप नीचे लिख सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा। पढ़े थे क्या लिखा हुआ ऐड के लिए, डिक्रीज हो जाए अगर करंट एसेट तो जोड़ दो, इंक्रीज हो जाए करंट लायबिलिटी तो जोड़ दो। लेस वाले में पढ़ लीजिए, करंट एसेट बढ़ जाए तो लेस कर दो, करंट लायबिलिटी घट जाए तो लेस कर दो। मैं लिखा भी ब्राउन कलर से, पॉजिटिव रिलेशन विद सीएल, नेगेटिव रिलेशन विद सी। तीसरा आंसर आएगा, इसका नाम दिया हमने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमारा तीसरा आंसर है। पहले आंसर के लिए सर क्या करा था हमने, ये 4 आइटम प्लस करी थी और कुछ नहीं करा, पहला आंसर आ गया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दूसरा आंसर था हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। दूसरा आंसर के लिए क्या करा हमने, पी&एल की आइटम्स को पकड़ लिया, ट्रेडिंग और पी&एल की आइटम, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की आइटम जिसकी वजह से प्रॉफिट घट बढ़ चुका है, उसको रिवर्स करना है हमें, ऐड हो चुका है तो लेस, लेस हो चुका है तो ऐड। उसके बाद फिर हमारा अगला आंसर आता है कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद तीसरे आंसर के लिए हमने क्या चीज सीखा, सीए और सीएल में प्लस माइनस करना। क्वेश्चन में दे रखा होगा स्टॉक पहले इतना था इतना हो गया, और गुड्स डेटर पहले इतने थे इतने हो गए, क्रेडिटर पहले इतने थे इतने हो गए, आउटस्टैंडिंग बिल पहले इतना था इतना हो गया, मतलब सब कुछ दे रखा होगा, इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे कि इंक्रीज है कि डिक्रीज। इसमें गलती क्या होती है, इंक्रीज को ऐड करना था लेस कर दिया, लापरवाही हो जाती है, मतलब कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होती, कैलकुलेशन में ऑटोमेटिकली मिस्टेक हो जाती है, ब्रैकेट लगाना भूल गए, ऐड को लेस पढ़ लिया,
तीसरा आंसर हमारा आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद सबसे आखिरी काम लेस टैक्स पेड। और हमारा फाइनल आंसर, चौथा आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर नेगेटिव है तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस हिसाब से हमारे 4 आंसर्स आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। एग्जाम में चारों ही आंसर्स चेक किए जाएंगे, ऐसा नहीं कि चौथा ही आंसर सही आना चाहिए। मतलब कोई आइटम देखो, मान लीजिए कोई आइटम सेकंड स्टेप के बाद आनी थी, आपने सेकंड स्टेप से पहले लिख दी, तो चौथा आंसर तब भी सही आएगा। सोच के देखो, है ना। लेकिन बीच के आंसर गलत हो जाएंगे, तो हमें इनके प्लेस का भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर हम 4 आइटम ऐड कर रहे हैं, रिजर्व और डिविडेंड, और डेप्शन ऐड होना है, डेप्शन आपने यहाँ पे ऐड कर दिया तो पहला आंसर गलत हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो पहले आंसर्स को निकालने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने से पहले 4 आइटम ऐड करनी है ना। आपने डेप्शन भी ऐड कर दिया मान लो, तो गलत हो जाएगा वाला आंसर, ये फाइनल आंसर सही आएगा। तो हमें इससे आगे का आंसर हमारा सही होना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है। पेज नंबर 228 फॉर्मेट बनाइए, जैसे लास्ट क्वेश्चन बनाया था। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हेडिंग रहेगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। रीड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सीए लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम। प्रॉफिट दिया हुआ है जी क्वेश्चन में 4 लाख, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, लेकिन ये हमारा पहला आंसर नहीं है, तो क्वेश्चन में क्या बनता? तो 4 आइटम ऐड करने के बाद फिर हमारा पहला आंसर आया। पढ़े जी क्या लिखा हुआ है? टोटल 6 आइटम दे रखी है। अब आपको इसमें से छटनी करने के ढूंढना है कौन कौन सी आइटम लिखी जाए। Word number 4 provision for tax ऐड करें कि लेस करें? ऐड। तो सर लेस तो ऑलरेडी हो ही चुका है। और कौन सी आइटम का मन कर रहा है आपको लिखने का? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कोई सा रिजर्व यहीं पर आएगा। देखो इसके अंदर मिक्स दे रखी थी आइटम। अच्छा, और कौन सी आइटम आती है सर? यहाँ पर डिविडेंड आता है, लेकिन डिविडेंड पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दे रखा। हमारा पहला आंसर आ गया, क्या नाम है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमारा पहला आंसर आ गया है। बस 3 आंसर और क्वेश्चन खत्म। सीखा सर हमने पहले आंसर निकालने के लिए 4 आइटम चाहिए होती हैं, रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड, सारे टाइप्स। तो डिविडेंड क्वेश्चन था नहीं, सिर्फ ऐड करा नहीं। नेक्स्ट, सेकंड आंसर के लिए क्या करना होता है जी? हमें ट्रेडिंग और पीएनएल में ढूंढना होता है वो सारी आइटम जो ट्रेडिंग पीएनएल में आती है और ऑपरेटिंग नहीं होती। तो इन 6 में से आपको ढूंढनी होगी। पहली आइटम डेप्रिसिएशन, इसकी वजह से प्रॉफिट फिट क्या होगा, इसलिए आप ऐड बैक कर रहे हैं 15,000। नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, प्रॉफिट माइनस हो चुका होगा, इसलिए उसको रिवर्स करना है, ऐड बैक करना है। नेक्स्ट आइटम राइटिंग ऑफ लिमिट, में लिखना है कि नहीं?
लिखना है सर क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, डिलीवरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले के खर्चे होते हैं जो बोलते हैं डिलीवरी एक्सपेंस, जो मैंने 5 साल में राइट ऑफ किया जाता है वो उसका राइट ऑफ करा। बुकिश एंट्री है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, माइनस हो चुकी होगी इसलिए प्लस कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है कि लॉस ऑन सेल ऑफ फंड लिखना है कि नहीं? ऐड के लेस प्रॉफिट घट गया होगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए इसको ऐड बैक करना। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 हो चुका है, पॉइंट नंबर 5 हो चुका है, पॉइंट नंबर 6 लिखना है कि नहीं? लिखना है। ऐड करें कि लेस? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ वैल्यू। ये नॉन कैश है कि इन्वेस्टिंग है? इन्वेस्टिंग। लॉस नॉन कैश होता है, प्रॉफिट इन्वेस्टिंग होता है। पता है दूसरा आंसर कितना आया हमारा, बताइए फटाफट। क्या प्रशांत को नाम कहते हैं? बिफोर शुरू करा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आंसर है? कौन बच्चा बता सकता है? 5,90,000 सही है? 190,000 अभी ठीक है? 4,91,900 ये हमारा दूसरा आंसर है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तीसरा आंसर निकालने के लिए क्या करना है हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का ध्यान रखना है। पहली आइटम दे रखी है सन्ड्री डेटर्स। अब आपको से पूछूं वन बाय वन, देखो बताइए डेटर करंट एसेट होए कि करंट लायबिलिटी होए? करंट एसेट होए। अमन इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं? हां जी इंक्रीज हो रहे हैं। शिवम कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं? 5,000 से। प्लस करेंगे माइनस करें शिवम? इंक्रीज इन डेटर शिवम बताएं, प्लस करें कि माइनस करें? माइनस करेंगे सर। नेगेटिव रिलेशन विद सीए, बढ़ेगा तो घटाएंगे, घटेगा तो बढ़ाएंगे। समझ आ रहा है जी कैसे हुआ? ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आइटम है सर क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर। बताइए सर सीए के सीएल? सीएल है जी। बताओ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 5,000। शुरुआत प्लस करेंगे माइनस करें? प्लस करेंगे। पॉजिटिव रिलेशन विद सीएल। करंट लायबिलिटी बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो। पॉजिटिव रिलेशन विद करंट लायबिलिटी। दूसरा नेक्स्ट आइटम दे रखिए पीआर सीए की सीएल। सीए अक्षर बताइए बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। कितने अमाउंट से बढ़ रहा है? 3,500। प्लस करेंगे माइनस करें? माइनस होगा सर। करंट नेगेटिव रिलेशन, करंट एसेट बढ़ेगी तो घटा देंगे। इंक्रीज इन पीआर। प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ऐड एलएस लिखना मर्जी है जी। ऐड एलएस लिखो या नहीं लिखो आपकी मर्जी है। ये ब्रैकेट हमारा आंसर एग्जामिनर को बता रहा है कि देखो ब्रैकेट लगाया तो माइनस करना नहीं दिख रहा तेरे को। ऐड एलएस लिखने की जरूरत नहीं, लिखना भी चाहे तो ठीक है। नेक्स्ट है सर बिल्स पेबल सीए की सीएल। सीएल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कितना से कम हो रहा है अंजलि? 3,500। प्लस करेंगे माइनस करें? माइनस करेंगे।
करंट लायबिलिटी नेगेटिव रिलेशन डिक्रीज इन बीपी, करंट लायबिलिटी के साथ नेगेटिव रिलेशन, घटे तो घटा देंगे, बढ़े तो बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सीए के सीएल, सीएल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होती है, ठीक है। इंक्रीज है कि डिक्रीज है? डिक्रीज है कितने अमाउंट से? 1000 से। आगे बताएं प्लस करेंगे माइनस करें? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम हो रहे हैं, प्लस करें कि माइनस करें बताएं? माइनस करेंगे सर। पॉजिटिव रिलेशन विद सीएल, घटे तो घटाएंगे, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1000 रुपए माइनस 1000 रुपए माइनस। प्रीपेड एक्सपेंस सीए की सीएल, सीए इंक्रीज है कि डिक्रीज? इंक्रीज 100 से 200 हो गया है ना, 100 से इंक्रीज हो गया 100 रुपए। प्लस करेंगे माइनस माइनस, नेगेटिव रिलेशन विद सीए, बढ़े तो घटा देंगे, 100 रुपए माइनस कर दीजिए। अब तो सॉल्व करने के बाद हमारा तीसरा आंसर है, क्या नाम होगा तीसरे आंसर का? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कितना है देखो बच्चा बता सकता? 483 सर ये डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। हाँ उसका प्रीपेड एक्सपेंस क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ऐसे सर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, बढ़ा देंगे। अर्श पूछ लेता है कुछ? उसके नीचे प्रीपेड भी है। हाँ उनके पास जगह हम तीनों लिखाने बोल दिया था। इतना लिखने के बाद आगे नोट नहीं करेंगे आप। ये हमारा तीसरा आंसर आया जी। चौथे आंसर के लिए क्या चाहिए हमें? लेस टैक्स पेड, लेस टैक्स पेड। सर टैक्स स्टार्टिंग में दे रखा है पॉइंट नंबर 4 में, कितना है? 75,000। पॉजिटिव आंसर है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो चार आंसर आने ऑपरेटिंग में। पहला आंसर है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि आया हमारा 4,80,000। उसको समझने के लिए हमें चार चीजें सीखनी थी, डिविडेंड सारे टाइप के और रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स, वो सब ऐड कर दिया। उसके बाद दूसरे आंसर के लिए हमें पीनल की आइटम एनालाइज करनी थी, जैसे डेप्रिसिएशन, लॉस, प्रॉफिट, डिविडेंड रिसीव, वो सब करने के बाद सेकंड आंसर आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हमें सीए और सीएल के चेंजेस देखने थे, बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, सीएल के साथ पॉजिटिव रिलेशन, सीएल नेगेटिव रिलेशन। तब को सॉल्व करने के बाद हमारा तीसरा आंसर आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 483,800। आखिरी काम, चौथा काम, टैक्स पेड लेस करना है। टैक्स पेड नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, तो जितना हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं उतना ही पे करते हैं। तो देखो प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब क्या? मुझे लगता है इतना टैक्स बनेगा तो मैं टैक्स पे भी तो नहीं करूंगा। ज्यादा क्यों या कम क्यों पे करूंगा? कम पे करूंगा तो पेनल्टी लग जाएगी, ज्यादा पे क्यों करूंगा? इन जनरल जितना प्रोविजन होता है उतना ही टैक्स पेड होता है। इन जनरल अलग होगा तो उसमें दे रखा होगा, जितना प्रोविजन का टैक्स था उतना ही हमने लेस कर दिया। हमारा चौथा और आखिरी आंसर क्या आया? 4,08,800 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन में मांगा क्या, ध्यान से पढ़ो। पढ़े क्वेश्चन के लास्ट में, you are required to ascertain the amount of cash generated from operation। मतलब क्वेश्चन में तीसरा आंसर मांगा है, चौथा वाला नहीं। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन के अंदर तो यहीं पर आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आगे का नोट नहीं करना, तुम्हें बोलता नोट मत करना, यहीं तक नोट करना है। कोई ये वाला क्वेश्चन 99% क्वेश्चंस के अंदर तो चौथे वाला आंसर ही मांगा होता है, पूरे सॉल्व करना होता है। ये स्पेशल क्वेश्चन है तो यहीं तक की रिक्वायरमेंट है, यही हमारा फाइनल आंसर है, यहीं तक की नोटिंग करते हैं। अब पूछिए क्या पूछना है?
कोई डाउट हो तो पूछे, अदरवाइज कमेंट बनाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ, करंट लायबिलिटी की जो पहली सब हेडिंग होती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वो कौन सी एक्टिविटी होती है पढ़ाया था स्कूल पाएगा। ठीक है, फॉर्मेट तैयार है जी। रीड करते हैं जी क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल्स 80 लाख लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 35 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 45 लाख। उसके बाद कुछ आइटम माइनस कर रखी हैं जैसे कि सैलरी, रेंट, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, गुडविल। ये डब्ल्यू को क्या है? रिटर्न ऑफ, एडवर्टाइजमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये जो लेस वाली आइटम है इनका टोटल बना 24,20,000 और माइनस करने के बाद नेट इनकम आई 20,80,000। ये प्रॉफिट दिया रखा। एडिशन इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ है साल की शुरुआत 2013 में 2014 में ये बैलेंस दे रखा है, मतलब ये करंट लायबिलिटीज हैं। तो हमारा बताइए स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा प्रॉफिट फॉर द ईयर? 20,80,000 नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। उसके बाद हमें ऐड करनी थी 4 आइटम, सारे टैक्स के डिविडेंड और रिजर्व्स और प्रोविजन फॉर टैक्स। बताइए कौन कौन सी आइटम अवेलेबल है? सर सिर्फ एक ही आइटम अवेलेबल है, प्रोविजन फॉर टैक्स। जनरल रिजर्व नहीं है, डिविडेंड नहीं है। तो हमारा पहला आंसर हमें मिल चुका है 28 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहला आंसर मिल चुका है हमें 28 लाख रुपीस आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सेकंड आंसर के लिए क्या चाहिए सर? हमें पीएनएल में से लेस हो चुकी वो आइटम्स चाहिए जो ऑपरेटिंग नहीं होती प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग में। कौन सी आइटम ऐसी? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, लेस हो चुका है इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। और गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट है, राइट ऑफ हो चुका है इसलिए इसे ऐड बैक कर रहे हैं। और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एसेट बेचने पे जो लॉस होता है ये नॉन कैश होता है। लॉस के लिए ना पैसा देना पड़ता ना पैसा लेना पड़ता है। अब जो हमारा आंसर आने वाला है उसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। दूसरा आंसर कितना है? कौन बच्चा बता सकता? है कोई बच्चा ऐसा? 32 लाख 85,000। इसके बाद दे रखी है सर इन्वेंट्री, डेटर, प्रीपेड रेंट और सन्ड्री क्रेडिटर। और पांचवी आइटम बैंक ओवरड्राफ्ट। ध्यान दीजिए मैंने सिखाया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक तो शेयर होल्डर्स फंड्स नाम की पहली हेडिंग आती है, नॉन करंट लायबिलिटी नाम की दूसरी सब हेडिंग आती है, और तीसरा करंट लायबिलिटी की सिर्फ पहली सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बैंक ओवरड्राफ्ट,
इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसको नहीं लेना इस एडलेस वाले काम में। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग में नहीं लेना उसको। तो आपको 4 आइटम लेनी है बस, इन्वेंट्री, डेटर, प्रीपेड रेंट और क्रेडिट, सिर्फ 4 आइटम लेनी है आपको, और आपको बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेना, ध्यान रहेगा। और इसमें फाइनल, इसमें चौथा आंसर मांगा है कि तीसरा आंसर मांगा है? चौथे वाला आंसर मांगा है, सीधा फाइनल वाला आंसर, टैक्स पेड लेस करने के बाद वाला आंसर चेक कराएं, घर जाएं, छुट्टी हो चुकी है, आप लोग वेट कर रहे हैं।